नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो रामपुर में बनी जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में आ गई है। आजम खान की इस यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 ठिकानों पर ईडी ने आज छापा मारा है। अब से 4 दिन पहले ही सीएम योगी ने इस जौहर यूनिवर्सिटी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पाकिस्तान बनाने वालों के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। इसलिए आज हम आपको ना केवल जौहर यूनिवर्सिटी पर पड़ी ईडी रेड का पूरा सच बताएंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का नाम जिस मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा गया है, आखिर वो कौन थे। क्या वो भारत की आजादी के नायक थे, या फिर उनके विचारों की खाद से पाकिस्तान बना है। आज हम आपको उस खिलाफत आंदोलन का भी पूरा सच बताएंगे जिसे इन्हीं मौलाना अली जौहर ने शुरू किया था। इस खिलाफत का सच जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने इसे आजादी का आंदोलन बताकर हमेशा आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो राजनीति और शिक्षा का मेल जब जन कल्याण के बजाय निजी जागीर बनाने के लिए किया जाए तो उसका हश्र वही होता है जो आज समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का हो रहा है। आज ये शिक्षा का मंदिर कम और सत्ता का घोर दुरुपयोग का स्मारक ज्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि रामपुर में बना यह विश्वविद्यालय लंबे समय से जमीन हथियाने, सरकारी संपत्तियों के इस्तेमाल और उससे जुड़े विवादों को लेकर चर्चा में रहा है। आज मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और विश्वविद्यालय परिसरों पर ईडी की ताजा छापेमारी ने इसे एक बार फिर विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया है। ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में ट्रस्ट से जुड़े 10 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। टीम ने ट्रस्ट से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की और दस्तावेजों के साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड भी खंगाले। ईडी अधिकारियों के मुताबिक ये जांच सरकारी ठेकों के धन में हेरफेर से जुड़ी हुई है और आरोप है कि सरकारी ठेकों की धनराशि को निजी ठेकेदारों के माध्यम से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया और बाद में उस धन का इस्तेमाल जौहर ट्रस्ट और विश्वविद्यालय के निर्माण में किया गया। सपा नेता आजम खान जौहर ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जौहर विश्वविद्यालय को बनाने के पीछे भ्रष्टाचार की कहानियों की परतें अब खुल रही हैं। ईडी नहीं है ना सीबीआई नहीं है, और आजम साहब के साथ भी लगातार पूरे राजनीतिक द्वेष के कारण पूरी सरकार लगी है। अब हद तो ये हो गई कि एक यूनिवर्सिटी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो आम गरीब बच्चों के पढ़ने की यूनिवर्सिटी है, जो इस समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनी यूनिवर्सिटी है, कभी उस यूनिवर्सिटी को तोड़ने का फरमान जारी करते हैं, कभी उसमें और कमी निकालते हैं। जब आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आपको मीठे फल नहीं मिलेंगे। ये पूरे प्रकरण में इसी कहावत की याद आती है। जो जौहर विश्वविद्यालय बना के शिक्षा को आगे बढ़ाने की दुहाई समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं, दरअसल उस जौहर विश्वविद्यालय को बनाने के पीछे भ्रष्टाचार की क्या नई नई कहानियां लिखी गई, उन्हीं कहानियों की परतें अब खुल रही और अपने निजी स्वार्थ के लिए उस विश्वविद्यालय की स्थापना करके जनता के गाढ़ी कमाई के पैसों को एक लूट के जरिए, भ्रष्टाचार के जरिए उस विश्वविद्यालय की नींव को खड़ा किया गया। तो जब आप गरीबों का जमीन अवैध रूप से कब्जा करके कोई काम करेंगे, सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करेंगे, सरकारी धन का दुरुपयोग करेंगे, इसका परिणाम ऐसा आना स्वाभाविक है। वहाँ पर जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और निश्चित तौर पे कहीं भी भ्रष्टाचार की कोई भी चीजें सामने आएंगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो रामपुर की चर्चित जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर जबरदस्त विवादों और कानूनी शिकंजे में घिर गई है। आजम खान पर सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग से लेकर अवैध निर्माण और वित्तीय हेरफेर के बेहद संगीन आरोप लगे हैं। दरअसल आज आजम खान जिस यूनिवर्सिटी के चक्कर में घिर गए हैं
उसको बनाने का सपना उन्होंने साल 1990 में देखा था, जब उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का गठन किया था। फिर 2012 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया और जौहर यूनिवर्सिटी के पास लगभग 500 एकड़ से अधिक जमीन है और यही उसकी असली मुसीबत का कारण है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर क्या क्या बड़े खुलासे और कार्रवाई हो चुकी है। दरअसल स्थानीय रामपुर प्रशासन और राजस्व विभाग का गंभीर आरोप है कि यूनिवर्सिटी परिसर की कई एकड़ जमीन शत्रु संपत्ति, सरकारी चकमार्ग, नदियों के खादर और स्थानीय किसानों की जमीनों पर जबरन कब्जा करके बनाई गई है। और इन गंभीर आरोपों और जांच के बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए साल 2021 में यूनिवर्सिटी की लगभग 170 एकड़ अवैध जमीन जिसको माना गया उसे वापस अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन कार्रवाई का सिलसिला यही नहीं थमा है। जुलाई 2026 में रामपुर विकास प्राधिकरण की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ और ऐसा आरोप है कि यूनिवर्सिटी परिसर की 40 में से 38 प्रमुख इमारतें जो बिल्डिंग्स हैं 38, वो बिना नक्शा पास करवाए हुए और बिना किसी एनओसी के बनाई गई हैं। वहीं जांच एजेंसियों के मुताबिक समाजवादी सरकार के दौरान सरकारी विभागों के लगभग 100 करोड़ रुपए के बजट का इस्तेमाल, जो सरकारी बजट था उसका इस्तेमाल इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वॉल, सड़कें और गेस्ट हाउस बनाने में किया गया है। वहीं ईडी और इनकम टैक्स की जांच में सामने आया कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में लगभग 500 से 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि कागजों और खातों में बेहद कम धनराशि दर्ज की गई, ये आरोप है। और वित्तीय ब्यूरो में मिली इस बड़ी गड़बड़ी को देखते हुए जून 2026 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जौहर ट्रस्ट का टैक्स छूट का जो चैरिटेबल दर्जा था उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया था। साफ है कि सरकारी साधनों का दुरुपयोग और अवैध निर्माण अब जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, शिवपाल ने जौहर यूनिवर्सिटी को शिक्षा का मंदिर बताते हुए आजम खान को एक बड़े शिक्षाविद के रूप में पेश किया था, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर आजम खान का नाम लिए बिना एक बड़ा हमला बोला था। जिस मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर यह विश्वविद्यालय बना है उसे सीएम योगी ने मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ बताते हुए भारत के विभाजन के लिए जो पैरोकार हैं उनमें से एक उन्हें करार दिया था। आइए आपको सुनाते हैं सीएम योगी का वो बयान, फिर आपको बताएंगे मौलाना मोहम्मद अली जौहर का पूरा सच। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। तो कौन थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर? स्वतंत्रता सेनानी जैसा कि उनके समर्थक उन्हें बताते हैं, या फिर पाकिस्तान का बीज बोने वाली शख्सियत जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है? दरअसल ऐसे में जब दो विचार हों तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर का पूरा सच जानना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत का जो इतिहास वामपंथियों ने लिखा है उसमें कई बार पूरा सच नहीं बताया जाता, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के मामले में भी ऐसा ही किया गया है। दरअसल मौलाना अली जौहर के सबसे बड़ी जो उनकी पहचान है वो 1919 में शुरू किए गए खिलाफत आंदोलन से जुड़ी हुई है, जिसका उन्होंने नेतृत्व किया था। वामपंथी इतिहासकारों ने जिस खिलाफत आंदोलन को आजादी का आंदोलन बताकर झूठ फैलाया है, दरअसल वो तुर्की में इस्लामी खलीफा की फिर से स्थापना के लिए चलाया गया एक इस्लामिक आंदोलन था। इस इस्लामिक आंदोलन और इसमें मौलाना की भूमिका का पूरा सच हम आपको आगे बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जौहर साहब का परिचय जान लेते हैं। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक विशुद्ध इस्लामिक विचारक और इस्लामिक आंदोलनकारी थे। रामपुर में 10 दिसंबर 1878 को वो पैदा हुए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसको AMU कहा जाता है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल की थी। मौलाना अली जौहर ने 28 साल की उम्र में वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वर्ष 1918 में उन्हें सर्वसम्मति से मुस्लिम लीग का
अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। लेकिन मौलाना मोहम्मद अली जौहर को असली पहचान मिली 1919 में शुरू हुए खिलाफत आंदोलन से, जिसके बारे में हमारे दिमाग में यह बचपन से भर दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन कोई आज़ादी का आंदोलन था। लेकिन इससे बड़ा झूठ, सफ़ेद झूठ कुछ नहीं हो सकता। आज भी ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि खिलाफत शब्द का मतलब खिलाफ यानी विरोध से है और यह आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ यानी विरोध में चलाया गया था। लेकिन इस आंदोलन का भारत की आज़ादी से कोई खास लेना देना नहीं था, बल्कि यह तुर्की में खलीफा के पद की फिर से स्थापना बहाली के लिए किया गया आंदोलन था। उस दौर में तुर्की यानी ऑटोमन सल्तनत का खलीफा पूरे मुसलमानों का नेता माना जाता था। लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और सहयोगी देशों ने ऑटोमन सल्तनत यानी खिलाफत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका खलीफा कहने भर को एक खलीफा रह गया। भारत के मुसलमानों को इससे बहुत धक्का पहुंचा। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की तर्ज पर भारत के मुसलमानों ने तुर्की में फिर से खिलाफत की स्थापना की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और इसका नेतृत्व किया वही रामपुर वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत में खिलाफत कमेटियां बनाई और आंदोलन शुरू कर दिया। मौलाना जौहर ने खिलाफत कमेटी के माध्यम से तुर्की में फिर से खिलाफत स्थापित करने की मांग रखी, जिसे अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। इससे खिलाफत आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो गया और माना जाता है कि 1921 में जब खिलाफत आंदोलन पूरे उफान पर था, तब मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने अफगानिस्तान के शासक अमानुल्लाह को तार भेजकर भारत पर सैन्य आक्रमण का न्योता भेज दिया था। सोचिए, एक मुस्लिम शासक को भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा था उस दौर में। अंग्रेज इसे कैसे बर्दाश्त करते, और उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। कराची में चले मुकदमे के दौरान मौलाना अली जौहर ने खुली अदालत में जो बयान दिया, उससे साफ पता चलता है कि खिलाफत आंदोलन का असली मकसद क्या था। साथ ही यह भी पता चलता है कि जिस मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कुछ लोग आजादी का नायक बताते हैं, दरअसल वो किस मानसिकता के इंसान थे। आप भी सुनिएगा कोर्ट में मौलाना ने क्या कहा, जो प्रकाशित हुआ है एक बहुत मशहूर पुस्तक द हिस्टोरिक स्टेट ट्रायल ऑफ अली ब्रदर्स में, जो 1921 में उसी समय प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक की प्रस्तावना किसी और ने नहीं बल्कि खुद महात्मा गांधी ने लिखी थी। तो इस पुस्तक के मुताबिक मौलाना अली जौहर ने जज के सामने कहा, एक मुसलमान सिर्फ अल्लाह के आदेशों को मानता है, उसकी इकलौती निष्ठा उसके पैगंबर और पैगंबर के उत्तराधिकारियों के प्रति होती है। मुस्लिम भाईचारे का यह सिद्धांत हर मुसलमान की आस्था है। मुसलमानों के लिए हमेशा से एक सख्त नियम है कि वो अपनी धर्मनिरपेक्ष सरकार के उन्हीं कानूनों और आदेशों का पालन करेंगे जिसमें अल्लाह के सर्वोच्च नियमों को माना गया है। तो यह मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कोर्ट में कहा था। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की यह गवाही यहीं पर खत्म नहीं हुई। उन्होंने इसके आगे भी अपनी कट्टरपंथी सोच का परिचय देते हुए बताया कि अगर अफगानिस्तान ने भारत पर हमला किया तो भारत के मुसलमान अफगानिस्तान की मुस्लिम सेना के साथ रहेंगे, उसका साथ देंगे, क्योंकि इस्लाम अपने मुस्लिम भाइयों के खिलाफ युद्ध लड़ने की अनुमति नहीं देता है। अब आगे मौलाना मोहम्मद अली जौहर बताते हैं कि अगर अफगानिस्तान के सुल्तान अमानुल्लाह ने भारत पर हमला किया तो भारतीय मुसलमानों का क्या फर्ज होना चाहिए। उन्होंने गवाही में जो आगे कहा उसे आपको बहुत बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश लोगों के खिलाफ अफगानिस्तान के महामहिम सुल्तान जिहाद करते हैं तो मुसलमानों को उनका साथ देना चाहिए। इस जिहाद में हर मुसलमान को मुजाहिदीन बनकर अफगान सेना की मदद करना चाहिए। इतना ही नहीं, उसे बाकी मुसलमानों को भी इस मकसद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा किए बिना जन्नत नसीब नहीं होगी। यदि किसी मुसलमान को जिस धरती पर इस सिद्धांत का प्रचार करने की आजादी नहीं है तो इसका यही मतलब है कि वो धरती इस्लाम के लिए सुरक्षित नहीं है। तो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर के विचार थे उस वक्त में। तो खिलाफत आंदोलन के दौरान हो रही इन सब जिहादी बातों और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की इसी सोच और नियत की स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट ने जमकर धज्जियां उड़ाई थी। एनी बेसेंट के बारे में आप जानते होंगे। उनका जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ था, वो आयरिश मूल की थी, लेकिन उन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, जबरदस्त योगदान दिया था। वो कांग्रेस के अध्यक्ष होने के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता
और मानव अधिकारों के लिए काम करने वाली एक आज़ाद ख्यालों की महिला थी। उन्होंने अपनी मशहूर किताब द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके कट्टरपंथी जो सोच वाले खिलाफत आंदोलनकारी थे उनके साथी, उनको बेनकाब कर दिया था। उन्होंने अपनी इस किताब के पेज नंबर 301 से लेकर 305 के बीच जो लिखा है वो कई लोगों को आज भी चुभ सकता है, लेकिन मैं जो है इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये महान स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट के विचार हैं। तो एनी बेसेंट लिखती हैं कि खिलाफत की जिहाद को बढ़ावा देने में मुसलमानों के दिल में काफिरों के खिलाफ पहले की तरह नंगी और बेशर्म नफरत पैदा हो गई थी। सदियों पुराना वही मुस्लिम धर्म की महानता का घमंड मुसलमानों की भावनाओं को उकसा रहा है। हमें यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि मुसलमानों की पहली वफादारी मुस्लिम देशों के लिए है, हमारी मातृभूमि के लिए नहीं। एनी बेसेंट आगे कहती हैं कि मुसलमानों की इच्छा अल्लाह का साम्राज्य स्थापित करना है, ना कि संसार के परमात्मा का, जिसे अपने सभी प्राणियों से समान प्रेम है। जब तक मुसलमान मौलाना मोहम्मद अली जैसे अपने नेताओं के विचारों से सहमत रहेंगे, तब तक साथी देशवासी उन पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। भारत के आजाद होने के बाद मुसलमान अगर ऐसे लोगों का कहा मानेंगे जो इस्लाम के नाम पर आह्वान करते हैं, तो भारत की आजादी के लिए तत्काल खतरा पैदा हो जाएगा। एनी बेसेंट आगे कहती हैं कि हमने सोचा था कि भारतीय मुसलमान अपनी मातृभूमि के लिए वफादार होंगे, और वास्तव में हम अब भी सोचते हैं कि मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका बाकी मुसलमानों में भी ऐसी भावनाओं को फैलाए, लेकिन ऐसे मुसलमान बहुत कम हैं और वो कमजोर भी हैं। तो एनी बेसेंट ने मोहम्मद अली जौहर और खिलाफत आंदोलनकारियों के लिए ये लिखा था। तो सिर्फ एनी बेसेंट ही नहीं, बल्कि उस दौर में और भी कई लोग थे ऐसे जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कट्टरवादी सोच का विरोध कर रहे थे, और डॉक्टर अंबेडकर भी इनमें से एक थे। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने आंखों पर पट्टी बांधकर खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इस देश में सांप्रदायिक आधार पर, मजहब के आधार पर वंदे मातरम का विरोध करने वाले पहले शख्स, जो पहले हस्ती थी, जो पहले व्यक्ति थे, वो खुद मौलाना मोहम्मद अली जौहर ही थे। आपको बता दें कि ये वो दौर था जब कांग्रेस के अधिवेशन का जो शुभारंभ है वो वंदे मातरम के गायन से होता था। तो हुआ यूं कि 1923 का अधिवेशन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हो रहा था, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए थे। कितने आश्चर्य की बात है, मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष रहे और फिर कांग्रेस के भी अध्यक्ष बना दिए गए, वो भी महज 3, 4, 5 साल के अंदर। तो अधिवेशन में जब महान शास्त्रीय गायक विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने वंदे मातरम गीत प्रारंभ किया, तो यही मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इसे इस्लाम विरोधी बताकर रोकना चाहा, ठीक वैसे ही जैसे सोनिया गांधी ने रोकने की कोशिश की थी। लेकिन तब पलुस्कर, जो उस वक्त मंच पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का मंच है मौलाना, कोई मस्जिद नहीं। और उन्होंने, पलुस्कर जी ने पूरे ऊंचे स्वर में वंदे मातरम का गायन किया, और इस बात से ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर इतने नाराज हुए कि मंच से पैर पटकते हुए उतर कर चले गए। तब से लेकर आज तक कुछ कट्टरपंथी मौलाना जौहर के दिखाए रास्ते पर चलते हुए वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, और 2026 में भी ये हो रहा है। तो कहते हैं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर को इस्लामी देशों से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने ये प्रस्ताव भी दिया था कि भारत के जो उत्तरी पश्चिमी हिस्से हैं, जो उस समय के भारत के नक्शे में थे, वो अफगानिस्तान में मिला दिए जाने चाहिए। इस इलाके में उस वक्त पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और सीमांत प्रांत आते थे। याद रहे, तब तक भारत का बंटवारा नहीं हुआ था और ये सारे इलाके भारत में आते थे। खैर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की 1931 में महज 52 साल की आयु में मृत्यु हो गई, और उन्हें उनकी अंतिम इच्छा के तौर पर भारत में नहीं बल्कि यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद परिसर के भीतर दफनाया गया। जानकार कहते हैं कि अगर वो अगले 20, 25, 30 साल जिंदा रहते तो यकीनन पाकिस्तान के निर्माण में उनका जिन्ना से भी बड़ा योगदान होता, क्योंकि वो जिन्ना से भी बड़े नेता बन चुके थे। हालांकि आज भी पाकिस्तान उन्हें अपने नायकों में से एक मानता है, इसलिए उनके नाम पर इस्लामाबाद की सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया है। ना सिर्फ मौलाना जौहर बल्कि उनकी मां आबिदा बानो बेगम उर्फ बी अम्मा के नाम पर भी पाकिस्तान सरकार एक डाक टिकट जारी कर चुका है, छाप चुका है। और तो और मोहम्मद अली के नाम पर पाकिस्तान में एक शहर जौहराबाद भी बसाया गया है। यह बहुत कम लोगों को मालूम है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की पत्नी अमजदी बानो बेगम 30 और 40 के दशक में जिन्ना की बहुत करीबी थी। 1938 में जिन्ना ने महिलाओं को मुस्लिम लीग में शामिल करवाने के लिए जो कमेटी बनाई थी, उसकी कमान भी मौलाना जौहर की पत्नी अमजदी बानो बेगम को सौंपी गई थी।
और इतना ही नहीं, मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी में शामिल होने वाली पहली और एकमात्र महिला सदस्य यही अमजदी बानो बेगम थी। और यहां तक कि 1940 में जब जिन्ना ने लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया या पास किया मुस्लिम लीग के मंच पर, तब अमजदी बानो बेगम मुस्लिम लीग के मंच पर मौजूद एकमात्र महिला नेता थी। अब आगे और सुनिए, अमजदी बानो बेगम ना केवल पंजाब, बंगाल और यूपी में घूम घूम कर मुस्लिम महिलाओं के बीच पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान के निर्माण के लिए, पाकिस्तान के समर्थन के लिए जमकर प्रचार भी करती थी। और 28 मार्च 1947 को जब उनकी मृत्यु हो गई, तब जिन्ना ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि अमजदी बानो बेगम की मौत पाकिस्तान और मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये थी जौहर यूनिवर्सिटी के जिनके नाम पर रखा गया है नाम, वो जौहर परिवार, उनकी पत्नी और जौहर साहब की कहानी। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे जयंत चौधरी ने कैसे डिरेल किया अखिलेश यादव का चवन्नी वाला दाव। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। आमी शुभेंदु अधिकारी। 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। 100 दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 स्तंभों को आधार बनाकर काम किया। उन 8 स्तंभों में से एक है सुशासन। आम लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुनने के लिए शुरू हुआ जनता दरबार। गुंडा दमन कानून को लागू किया गया। रिश्वत, कटमनी और अवैध टोल बूथों की शिकायत दर्ज कराने के लिए शुरू हुई टोल फ्री हेल्पलाइन। विधानसभा में शुरू हुई लाइव स्ट्रीमिंग। 100 दिन सुशासन हर दिन। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको यह सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। Hi sir, can I take your order? कोल्ड कॉफी फॉर मी, फ्रेंच फ्राइज, कैपुचिनो, क्रिस्पी बर्गर। Your total is 723. यूपीआई हम तुझे ऑनलाइन कर देंगे। निकालेगा? हाँ है। Sorry sir, no change. क्या यार, अभी भी कैशबैक का है? Change क्या था? Change कर। डिजिटल पेमेंट सीख। Next, तेरी ट्रीट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के चवन्नी को रुपया बनाने वाले बयान पर उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी यूपी की जो सियासत है वो गर्मा गई है। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि उन्होंने कुछ ऐसे गठबंधन किए हैं जिसमें उन्होंने चवन्नी को रुपया बनाया, लेकिन फिर भी उनका साथ छोड़कर वो लोग चले गए। भले ही अखिलेश ने किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन निशाना RLD प्रमुख जयंत चौधरी पर माना जा रहा है। अब इस सियासी वार पर जयंत चौधरी ने भी बेहद सधे हुए अंदाज में अखिलेश को करारा जवाब दिया है। सुनिए अखिलेश के तंज पर जयंत चौधरी का पलटवार। कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने
जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है, उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहा है। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनाती है। क्या लगता है अखिलेश जी को आप इतने याद क्यों आ रहे हैं? कभी कह रहे हैं आरएलडी को 73 सीटें मिल रही है, कभी फिलहाल पूरा वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मसाला ओए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। हाँ, QR स्कैन करता हूँ, कैशबैक आ जाएगा ना? टिंकू थोड़ा ध्यान से। विशंबर तू थोड़ा ध्यान से। QR स्कैन या पिन डालना सिर्फ पेमेंट करने के लिए होता है, ये फ्रॉड है, फ्रॉड। RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। जब आप इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे तब पॉलिसी बाजार वहां पहुंचकर आपका पूरा साथ देगा, ताकि क्लेम के लिए आप परेशान होने के बजाय अपनों का ख्याल रख सकें। और क्लेम असिस्टेंस पॉलिसी बाजार का प्रॉमिस है। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।